नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4। जैसे कि हम पिछले 3 पार्ट देख चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों पार्ट एक बार देख ले, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके अंदर कवर किए गए हैं। उसी का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। यानी कि किसने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया था, अलग अलग ब्रांचों में इसे बांटा था। तो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, लिनियस। अब फिर बात करें हम अरस्तु की, तो अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर बात करें थियोफ्रेस्टस को, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? हमारा क्वेश्चन ये है कि पौधे में जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बीज बोते हैं, और बीज जब अंकुरित होता है तो वह बनता है मूला अंकुर, और जड़ों का विकास भी मूला अंकुर से होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। और जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं मूसला जड़ें और एक होती हैं तंतुमय जड़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो अगर हम किन्हीं भी तो शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो बनता है यौगिक, परंतु हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी अनुपात में मिला दें। तो किसी भी अनुपात में मिला दें तो वह बनता है मिश्रण। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और अगर वह पूछता कि एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो फिर हमारा आंसर हो जाता यौगिक, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है। परंतु पूछा गया है कि किसी भी अनुपात में, तो वो होता है मिश्रण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो अब बात करें पदार्थ की चतुर्थ अवस्था की। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है चतुर्थ अवस्था, तो चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। तो अब बात करें क्या होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसी भी गैस को और अधिक तापमान पर या ज़्यादा तापमान पर गर्म करने पर जो अवस्था बनती है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। फिर बात करें कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था की, तो किसी भी गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर जो अवस्था बनती है उसे कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। तो रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88 और परमाणु भार होता है 226। तो अब बात करें कि रेडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को अगर हम घटा दें तो हमारे पास आ जाती है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर 226 में से हम 88 को घटा दें तो हमें मिलेगी न्यूट्रॉनों की संख्या, जो होगी 138। फिर बात करें प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 88, और उसने पूछा है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः। तो पहले न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हो गए 138 और प्रोटॉन हो गए 88। तो आंसर हो गया हमारा ए। अब हम बात करें रेडियो धर्मिता की यूनिट है। तो रेडियो धर्मिता की यूनिट होती है क्यूरी। यह मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी लेडी थी जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा। फिर बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की। फिर बात करें कैंडेला, तो कैंडेला यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि ज्योति तीव्रता की। फिर बात करें फर्मी, तो फर्मी के द्वारा परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है और
एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धन आयन तब बनता है जब, अब जब कोई भी परमाणु किसी धन आयन को ग्रहण कर ले तो उसके पास धन आयन आ जाएगा, या फिर वह उसके पास उपस्थित किसी ऋण आयन को त्याग दे तो उस पर क्या आ जाएगा, धन आयन। तो अब बात करें परमाणु के पास एक ऋणात्मक कण होता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग दें तो उसके पास आ जाता है धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज अगर जाता है तो आता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो बन जाता है धन आयन। तो ऑप्शन पहला है परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर फिर ग्रहण करेगा तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन बी है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जो कि हमारा सही आंसर है। अगर इलेक्ट्रॉन खो दिया तो उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो अब बात आ गई ऑक्सीकरण की, यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात करें ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या आया, धनावेश। तो इसी प्रकार हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, जो कि सही है क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। फिर बात करें ऑक्सीजन का संयोग होना, तो ऑक्सीजन का संयोग होना यह भी सही है, यह भी ऑक्सीकरण की एक प्रोसेस है। फिर तीसरा ऑप्शन है विद्युत धनात्मक समूह की अनुपात में वृद्धि होना। तो अगर धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि हो रही है, यानी कि किसी न किसी ऋणात्मक कण को त्यागा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, बात करें अवकरण की, तो अवकरण का मतलब होता है अपचयन। तो अपचयन की बात करें, अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो रिडक्शन में होता है, जैसा कि हमने अभी देखा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीजन का जुड़ना और विद्युत धनात्मक समूह में वृद्धि होना। तो अब इसका जस्ट उल्टा होता है अवकरण यानी अपचयन, जिसे इंग्लिश में रिडक्शन भी कहा जाता है। तो रिडक्शन में होता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का त्याग करना और विद्युत ऋणात्मक समूह में वृद्धि करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा आंसर। तो बात करें पहला इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीजन का संयोग करना भी ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीकरण में होता है। फिर बात करें विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होना, तो यह हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर बात करते हैं ऑप्शन डी की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो यह भी हमारा आंसर सही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो दोस्तों इसमें आपके दो ऑप्शन आंसर हो गए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था बायल ने। बायल ने बताया कि किसी गैस को स्थिर ताप पर अगर रखा जाता है तो उसका दाब उसके आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये नियम दिया था बायल ने। चार्ल्स ने भी एक नियम दिया था। चार्ल्स ने दिया था कि अगर स्थिर दाब पर किसी गैस को रखा जाता है तो उसका आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए नया भी होगा। धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटलिस्ट वह है जो, अब बात करें धनात्मक उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक तो आप सभी को पता होगा अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ बात हो रही है धनात्मक उत्प्रेरक की। तो धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में मिला देने पर वह अभिक्रिया के वेग में बढ़ोतरी कर देता है, यानी कि बनने वाले उत्पाद की दर में वृद्धि कर देता है। तो ऐसा होता है धनात्मक उत्प्रेरक के मिला देने पर। अब बात करें फिर कि इसके जस्ट अपोजिट होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक को अगर किसी अभिक्रिया में मिला दें
तो वह अभिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, यानी उत्पादक के बनने की दर को कम कर देता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक की बात हो रही है तो यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम सबसे पहले मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया था तब उसने तत्वों को इसी प्रकार रखा था कि सभी तत्व उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम दिया था मेंडलीफ ने। फिर इसके बाद बात करें कि अगर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें कितने समूह और कितने आवर्त थे? तो मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। फिर बात करें कि एक आवर्त सारणी बाद में 1913 में मोसले के द्वारा बनाई गई, जिसमें 18 समूह और 7 आवर्त रखे गए। तो जैसा कि मेंडलीफ ने नियम दिया था कि सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसी प्रकार मोसले ने नियम दिया था कि सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले के द्वारा आवर्त सारणी 1913 में दी गई थी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया था मोसले के द्वारा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और मोसले के द्वारा 1913 में आवर्त सारणी बनाई गई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने नियम दिया था कि सभी तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? अब बात करें सोडियम धातु की, तो सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार होता है 23। अब फिर सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह अगर इसे खुला रखा जाए तो यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगती है, और अगर इसे पानी में भी रखा जाए तो यह पानी में डूबती हुई जलने लगती है। और सोडियम धातु ऐसी धातु है जिसको हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम को भी हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। अब बात कर रहे हैं कि पराश्रव्य तरंगे क्या मनुष्यों के द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती हैं, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे हम नहीं सुन सकते। पराश्रव्य तरंगों को केवल कुछ जानवर जैसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर इसके बाद बात करें कि एक और तरंगे होती हैं जिन्हें कहा जाता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और श्रव्य तरंगों को हमारे कान यानी मनुष्य के कान सुन सकते हैं। फिर एक प्रकार की और तरंग होती हैं जिन्हें कहा जाता है अश्रव्य तरंगे या अपश्रव्य तरंगे, जिन्हें इंफ्रासोनिक वेव भी कहा जाता है, जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। तो बात करें पारसेक की, तो पारसेक इकाई होती है दूरी की, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब फिर बात करें प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब फिर बात करें कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष नाम से ऐसा लगता है कि यह समय का मात्रक होगा, परंतु यह दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दूरी का। अब बात करें समय का मात्रक, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? अब जैसा कि आप सभी को पता है, 2
बहुत शक्तिशाली बम होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बम और एक होता है परमाणु बम। अब बात करें कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो परमाणु बम से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। अब फिर बात करें कि इनमें कौन सी क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन बम में होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और परमाणु बम में होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हमारे सूर्य में भी होती है और वही हाइड्रोजन बम में भी होती है। अब बात करें फिर कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया, तो हाइड्रोजन बम बनाया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। अब फिर बात करें प्रकाश विकिरण, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा प्रकाश दोनों तरह की प्रकृति प्रदर्शित करता है, तरंग प्रकृति भी और कण प्रकृति भी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब बात करें कि प्रकाश तरंग के फॉर्म में तो चलता है, तो कण के फॉर्म में कैसे, तो प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है, और इसी के द्वारा पता लगाया गया कि प्रकाश कण की प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। तो हमारा आंसर हो गया सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है जब। अब बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। अब फिर बात करें कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस अवस्था को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण यानी कि चंद्रमा बीच में होता है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम है। अब फिर बात करें कि विद्युत आवेशों के मध्य, तो विद्युत आवेशों के मध्य एक बल लगता है और वह बल इन दोनों विद्युत आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह नियम दिया गया था कूलाम के द्वारा। तो विद्युत आवेशों का नियम दिया गया कूलाम के द्वारा, और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे कमेंट में टॉपिक भी बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिससे हम साइंस को टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करें। वैसे तो हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो भी आपको पहले टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।